अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके मुनीर ने अपनी मौत को न्योता दिया है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी सेना से भीषण बदला लेना भी शुरू कर दिया है। बड़ी खबर अफगानिस्तान बॉर्डर से आ रही है, जहां पर अफगानी आर्मी पाकिस्तानी सेना पर जबरदस्त जवाबी कार्रवाई कर रही है। अफगानिस्तान की सेना ने बॉर्डर पर पाकिस्तानी आर्मी की चौकियों पर हमला किया। तालिबान का दावा है कि उसके हमले में पाकिस्तान के कई फौजी मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान सेना ने यह हमला नंगरहार प्रांत के नाजियान और डरबाबा जिले में डूरंट लाइन के पास किया है। अफगान लड़ाकों ने डूरंट लाइन पर पाकिस्तान की कई पोस्ट को कब्जे में लिया है। अफगान सेना की ओर ये जवाबी कार्रवाई। पाकिस्तानी सेना के हवाई हमलों के 2 दिन बाद पाकिस्तानी सेना ने हमला करके अफगानिस्तान में बमबारी की थी, जिसमें औरत बच्चों समेत 25 से ज्यादा बेगुनाह लोगों की मौत हो गई। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी पोस्ट को निशाना बनाया जा रहा है। और ये अफगानिस्तान के तालिबान के वो सेना कहें या लड़ाके कहें जो अपने हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इनके पास जो हथियार आप देख रहे हैं कि पुराने इनके पास रशियन टैंक्स पड़े हुए हैं जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन साथ ही इनके पास बहुत सारे मध्यम दूरी तक मार करने वाले अमेरिकी हथियार भी मौजूद हैं, जिसका इस्तेमाल इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हमले के लिए किया जा रहा है। और लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं वो तो यही बताते हैं कि पाकिस्तान के लिए अब पूरा का पूरा जो उनका वेस्टर्न बॉर्डर है, वेस्टर्न जो बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ, वो पूरी तरह से अस्थिर हो गया है, क्योंकि लगातार अफगानिस्तान की ओर से हमले किए जा रहे हैं, पोस्ट को निशाना बनाया जा रहा है। राहुल सर, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं इससे तो यही समझ में आता है कि अब तालिबान जब तक कुछ कॉन्क्रीट नहीं कर लेगा, कुछ 2-4 और पोस्ट ना ले ले, तब तक रुकने वाला तो नहीं है, जो उनके सेना की ओर से या फिर उनके मंत्री की ओर से कहा जा रहा है। देखिए, इस पूरे जो मामला है इसमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी घरेलू जो वहाँ पर दिक्कतें हैं, चाहे वो बलूचिस्तान को लेकर हो, खैबर पख्तूनख्वा को लेकर हो, बाकी सिंध में भी हैं, इन सारी समस्याओं से और गरीबी से और बाकी सब चीज़ों से अपना ध्यान हटाने के लिए अफगानिस्तान को टारगेट कर रहा है और वहाँ पर बमबारी कर रहा है कि उनको पता है भारत के साथ तो लड़ नहीं सकते, तो अफगानिस्तान के साथ लड़ लेते हैं। वो कमज़ोर, थोड़ा अपने मुकाबले उनको कमज़ोर मानते हैं, लेकिन अफ़गान लड़ाके जो हैं उनका सबने देखा है कि वो किस तरह से अमेरिकी फ़ौजों को उन्होंने वापस भेज दिया था और उससे पहले रशियन फ़ौजों को उन्होंने किस तरह से वापस भेजा था। तो हमने आप ही के उस पे चैनल पे दिखाया जा रहा था किस तरह से मोबिलाइजेशन हो रही थी तालिबान की फोर्सेस की, और उसके बाद उन्होंने साफ कह दिया था कि हम इस जो बम्बारमेंट उन्होंने की थी, जो बम बरसाए थे उन्होंने हवाई जहाज़ से पाकिस्तान ने अफ़गान के इलाकों में, तो उसका बदला ज़रूर लेंगे। और उसी बदला की ये तस्वीरें हैं कि वो बदला लेना शुरू कर दिया अफगानिस्तान ने। और दूसरी बात है कि हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक और खबर हम ले, लेकिन इस साथ में आपको बता दें जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें पाकिस्तान के ऊपर हमले ज़मीनें हो रहे हैं, ज़मीनी हमला किया जा रहा है अफगानिस्तान की ओर से, लेकिन पाकिस्तान जो करता है वो हवाई हमला करता है। और हवाई हमले में अफगानिस्तान या तालिबान का बहुत ज़्यादा नुकसान इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिका तो कर ही नहीं पाया था, और यही वजह कि एक बार फिर से तालिबान ने कब्जा कर लिया। अब मुनीर की सेना हर जगह पर पिट रही है। बॉर्डर पर अफगानिस्तान तालिबान मार रहा है तो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी तालिबान मुनीर की फौज पर मौत बनकर टूट रही है। बड़ी खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा के दाजल में पाकिस्तान की एक चेक पोस्ट को सुइसाइड धमाके के जरिए उड़ा दिया गया, यानी कि सुइसाइड अटैकर ने यहां पर हमला किया। सुइसाइड अटैक किसने किया? टीटीपी की ओर से, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की ओर से। इस हमले में कम से कम 4 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा से हमले तेज कर दिए और खैबर के इस इलाके में लगातार टीटीपी के जो लड़ाके हैं सुइसाइड हमले किए जा रहे हैं। अब टीटीपी ने इस्लामाबाद में भी खुदकुशी वाले हमले किए हैं, जिसको हम सुइसाइड बॉम्बिंग कहते हैं, और धमकी भी दे रहा है कि हम यहां पर और भी हमले कर सकते हैं। से कुछ देर पहले बैनल सूबाई चेक पोस्ट दाजल पर खुदकुश हमले की इतला मसूल हुई और BHQ में हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई है। और इस हवाले से सर्जन और PMA के सदर डॉक्टर रमीज खान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या सूरत हाल है? अभी तक हमारे पास जो है 3 जख्मी आ चुके हैं, जिसमें से एक पुलिस वाले हैं और 2 आम राहगीर हैं जी। तो उनकी ट्रीटमेंट चल रही है जी। BHQ के सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं, अमला आ चुका है, थिएटर्स खुल चुके हैं जी, और अल्हम्दुलिल्लाह फुल फ्लैश हम उनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बाकी अल्लाह खैर करेगा। राकेश सर, जिस तरह की हम देख रहे हैं तस्वीरें, इसमें एक बात तो क्लियर है कि आखिरकार जो टीटीपी है इसको तो रोक नहीं पा रहा है पाकिस्तान, और ना ही अफगानिस्तान इसमें कोई मदद करने जा रहा है पाकिस्तान की। ये दोनों के रिश्ते बिगड़े कैसे? टीटीपी को तो बताया जाता है कि ISI ने खड़ा किया, तालिबान को भी इन्होंने खड़ा किया, लेकिन ये नौबत क्यों आ गई इस जगह पे जो आज तस्वीरें दिख रही हैं? देखिए, एक समय था जब अफगानी लड़ाके जो थे पाकिस्तान की ताकत थे। हाँ।
और पाकिस्तान जो है दम इसलिए भरता था क्योंकि उसके पास छापामार युद्ध लड़ने वाले और सामने से युद्ध लड़ने वाले अफगानी लड़ाके बहुत मजबूती से लड़ते थे। आज वही अफगानी लड़ाके पाकिस्तान के सामने खड़े हैं। क्यों? कारण ये है कि जब आप कहीं पे भी किसी के अस्तित्व को नकारने का प्रयास करते हैं और दबाने का प्रयास करते हैं तो एक प्रतिरोध खड़ा होता है। आज अफगानिस्तान के सामने यही एक संकट पैदा करने का प्रयास किया गया पाकिस्तान की तरफ से, तो वो खड़ा हो गया। तो उनकी अस्तित्व की जो लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई अब वहां पे एक जगह नहीं रही। अफगानिस्तान अलग लड़ रहा है, अंदर घुसपैठ कर रहा है, BLA अलग लड़ रहा है, खैबर पख्तून में जो आपने बताया TTP अलग लड़ रहा है, तो पाकिस्तान चारों तरफ से आंतरिक उलझन में फंसा हुआ। आपने अस्तित्व की बात की है, आपने एक और अस्तित्व को लेकर जो लड़ाई लड़े जा रहे हैं वो है हमारे बहुत ही चहीते क्रिकेटर आप कह सकते हैं, क्योंकि हमको उनको ज्यादा पसंद करके क्रिकेटर के तौर पर, यानी कि इमरान खान को लेकर। अब उनका जो अस्तित्व है वो इस वक्त पाकिस्तान के लिए गले की फांस बन गया है। अब मुनीर ने सिर्फ तालिबान ही नहीं बल्कि इमरान खान भी उनके लिए बहुत बड़े सिरदर्द हो गए हैं। अब हम जब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 900 दिन बाद इमरान खान की एक नई तस्वीर सामने आई है। एक बार फिर से हम दिखाएंगे। ये तस्वीर इस्लामाबाद के PIMS अस्पताल की है। परसों रात इमरान खान को अडियाला जेल से निकालकर PIMS अस्पताल लाया गया, जहां उनकी आंख की बीमारी का ट्रीटमेंट हुआ था। मुनीर नहीं चाहता था कि इमरान के जेल से निकलने की खबर किसी भी तरह बाहर आए, लेकिन वो आई खबर, इसलिए वो उनको रात के अंधेरे में हॉस्पिटल लाए। लेकिन अब अस्पताल के अंदर से इमरान का एक वीडियो लीक हो गया है। जिस वक्त इमरान को लोगों ने अस्पताल में देखा, उस वक्त हॉस्पिटल के अंदर का माहौल कैसा था और लोग कैसे बेकाबू हो गए, इन तस्वीरों से आप समझिए। अब इमरान खान की पॉपुलैरिटी देखिए। अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि इमरान खान एज ए क्रिकेटर, हम सब उनको पसंद करते हैं। पॉलिटिशियन के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि वो भारत के खिलाफ हैं, लेकिन उनकी जो पॉपुलैरिटी अपने देश में है, ना सिर्फ एक क्रिकेटर के तौर पे, कप्तान के तौर पे जिसने वर्ल्ड कप लिया, बल्कि एक ऐसे नेता के तौर पर जो जनता शायद जिससे कनेक्ट करती थी। अब सरकार कुछ भी कर ले, इमरान खान से वो अपनी जान बचा नहीं पा रही। राहुल सर, देखिए, बिल्कुल है, खैबर पख्तूनवा का जो पूरा इलाका है वहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर है सोहेल अफरीदी, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो मुनीर हैं उन्होंने जो इलेक्शन था 2024 का उसे रिग किया है। तो वहाँ पर तो वैसे भी ज़्यादा जोर है इमरान खान की पार्टी का, तो उस तरह से भी है। दूसरे पाकिस्तान के बाकी इलाकों में भी लोग जो हैं वो चाहते हैं कि इमरान खान बाहर आएँ। दोनों जो मुनीर हैं उनके लिए ये मुश्किल है कि जिस तरह से बढ़ती पॉपुलैरिटी है इमरान खान की, उसको देखते हुए इमरान खान को ना तो वो जेल में मतलब सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे विरोध हो रहा है, और इमरान खान बाहर आ जाएंगे तो और दिक्कत है। तो उनके लिए ये कैच 22 की सिचुएशन है। अब ये देखना होगा कि कितने समर्थक, कितने जोर शोर से जो है ये प्रदर्शन आगे बढ़ता है, विरोध आगे बढ़ता है। अगर ये विरोध बहुत ज्यादा आगे बढ़ा और पूरे पाकिस्तान में उस तरह से फैल गया तो मुनीर की सोचिए, रात को राकेश सर अंधेरे में ले गए, उसके बाद भी आप उनके मतलब जो प्रशंसक है या फिर कहें कि उनके जो समर्थक है, उनका क्या आलम है पॉपुलैरिटी का, कि रात के अंधेरे में भी पहुंचे हुए हैं, अस्पताल में नारेबाजी हो रही है। तो ऐसे में मुनीर के पास क्या उपाय है कि क्या करेंगे? क्योंकि एक खबर जो हम लोग सुन रहे थे, पता नहीं वो सच है कि नहीं सच है, कि उनको शायद ऐसी जगह पे ले जाया जाए जो कि बहुत बोलते हैं ना, बलूचिस्तान में कहीं ले जाया जाए, उसके बाद फिर काम तमाम। नहीं, आप काम तमाम नहीं कर सकते। अच्छा। कारण ये है कि अब इतना हल्ला हो चुका है, और बीच में आप देखें कि ये बात भी आई थी कि भाई ये लोग इमरान खान को मारना चाहते हैं। हाँ। कल आपने एक वीडियो दिखाया था जिसमें एक युवा जो है पूरा वीडियो बनाता है इमरान खान को चुपचाप पीछे के दरवाजे से अस्पताल ले जाने का, और उसी समय उसने कहा था कि अस्पताल की बिजली बंद कर दी गई। जो आज आप वीडियो दिखा रहे हैं वो उसी समय का है जब बिजली बंद करके इमरान खान को प्रवेश कराया गया। यानी आसिफ मुनीर की इतनी साहस नहीं है कि वो अस्पताल खाली करा दें, आसिफ मुनीर में इतनी ताकत नहीं कि फ्रंट गेट पे लेके जाएं। तो आज इतने असहाय हैं आसिफ मुनीर कि वो इमरान खान उनके लिए
इतना बड़ा समस्या पैदा हो गए हैं कि इमरान खान को रखना भी कठिन है और उनका Helpless, असहाय हो गए। वो फील्ड मार्शल जो जीत के दावे करता है वो असहाय है। लेकिन एक और बहुत ही मजबूत देश है जो असहाय नजर आ रहा है, किसके सामने? ईरान के सामने। हम बात कर रहे हैं अमेरिका की। जी हाँ, दोनों देशों को एक टेंशन जारी है और अमेरिका और ईरान के बीच जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है, लेकिन अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार हथियार क्यों नहीं डाल रहा है, क्यों डील में साइन नहीं कर रहा है, डील पे साइन नहीं कर रहा है ईरान। बड़ी खबर है कि अमेरिका ने इजराइल में अपना सबसे खतरनाक फाइटर जेट यानी कि F-22 राफ्टर स्टेल्थ विमान उतार दिया है। साउथ इजराइल एयरबेस पर अमेरिका का सबसे शक्तिशाली और दुनिया का सबसे घातक F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान लैंड हुआ, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। करीब 12 F-22 रैप्टर्स को इजराइल पहुंचाया गया है। ये पहली बार है जब अमेरिका ने अपने F-22 फाइटर जेट्स को तैनात किया इजराइल में। खबर यह भी है कि अमेरिका का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड इजरायली तट के बेहद पास पहुंच चुका है। उधर ईरान भी फुल एग्रेसिव मोड में है। ईरानी सेना स्टेट ऑफ हॉर्मुज में लगातार वॉर एक्सरसाइज कर रही है, नए नए हथियारों से शक्ति प्रदर्शन कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने चीन के साथ नई मिसाइल डील फाइनल कर ली है। ईरान चीन से जल्द ही CM-302 मिसाइल लेने वाला है और CM-302 मिसाइल एंटी शिप क्रूज मिसाइल है जो दुश्मन के युद्धपोतों को खाक में मिला देती है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का आलम और इस वक्त अलार्म कभी भी बज सकता है। कल जिनेवा में दोनों देशों के बीच तीसरे राउंड की मीटिंग होने वाली है, लेकिन बातचीत से पहले ट्रंप ने इशारा किया है कि अगर ईरान उनकी शर्तों पर डील के लिए तैयार नहीं हुआ तो उस पर हमला करने से हिचकिचाएगा नहीं। As president, I will make peace wherever I can, but I will never hesitate to confront threats to America wherever we must. We are in negotiations with them. They want to make a deal, but we haven't heard those secret words. We will never have a nuclear weapon. अब यहां पर आप सुन रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपना भाषण है उस दौरान ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि डिप्लोमेटिकली हम ईरान के साथ अपने मसले सुलझा लें, राहुल सर। लेकिन जिस तरह के यहां पर भी तस्वीरें आ रही हैं या फिर जो हम कहें कि जो एक्टिविटीज हैं वो दूसरी तरफ इशारा करती हैं। देखिए, स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में जो ट्रंप ने कहा है कि हम जो है हमला करेंगे, वो कई बार इससे पहले भी कह चुके हैं कि ईरान पर हम हमला करेंगे, हम लिमिटेड स्ट्राइक कर सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। लेकिन ये भी माना जा रहा है जिस तरह से फोर्सेस वहाँ इकट्ठा की गई हैं वो अनप्रेसिडेंटेड हैं। ऐसी फोर्सेस जो हैं, जब इराक पे हमला करना था तब भी ऐसी फोर्सेस जो हैं जमा नहीं की गई थी। बहुत ज़बरदस्त तरीके से अमेरिका की तैयारी है। ना केवल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके जो सपोर्टिंग साथ में जहाज़ होते हैं वो हैं वहाँ पर, बल्कि वहाँ पर वेरियस जो अड्डे हैं 19 जो बेसिस हैं गल्फ में अमेरिका के, उस पर तरह तरह के विमान और जो है वो लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट जो हैं, बॉम्बर्स हैं, उनको इकट्ठा किया गया है। और आपने भी तस्वीरें दिखाई, तो इतनी बड़ी तैयारी सिर्फ किसी को डराने के लिए नहीं की जा सकती। इतनी बड़ी जो मूवमेंट की जा रही है वो नेचुरली इजराइल का भी दबाव अमेरिका पे बहुत ज़्यादा है इस मामले को लेकर कि ईरान जो है उसको ठीक करना ज़रूरी है। ईरान जो है वो प्रॉक्सीज़ के ज़रिए उस पूरे इलाके में जो है वो दहशत फैलाता है। तो इसके लिए मैं मानता हूं कि अमेरिका, चाहे आप जिनेवा में बातचीत की बात हो रही है, बातचीत हो भी रही है, लेकिन डील तो एक ही बात पे फंसी है राकेश सर। सिर्फ वहां पर ईरान को यह कहना है कि अब न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे और अमेरिका ये चाहता है कि हम ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने नहीं देंगे। सिर्फ इस बात पे नहीं है ना, वो आगे भी बहुत सारी बातें। देखिए, वहाँ राहुल जी ठीक कह रहे हैं कि सिर्फ न्यूक्लियर का मामला नहीं है। इजराइल कह रहा है कि इनकी जो मिसाइल है उस पर भी रोक लगनी चाहिए, क्योंकि ईरान का जो सबसे बड़ा हथियार है वो है मिसाइल, और वो मिसाइल ही इनके लिए सबसे बड़ा घातक है। ये चाहते हैं मिसाइल पे भी संधि हो कि आप मिसाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जब आप मिसाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर ईरान कैसे लड़ेगा? यहाँ पे देखिए, जिनेवा में जो 2 महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, एक कल बैठक होने वाली है जो ईरान और अमेरिका को लेके है, और 27 तारीख को जो बैठक होने वाली वो है यूक्रेन, रसिया और अमेरिका को लेके। तो ये जिनेवा की जो दोनों बैठकें 26 और 27 की, वो तय करेंगे कि अमेरिका कितना पावरफुल है। अमेरिका के सामने जो एक खबर आई है वो बड़ा मुझे लगता है कि ट्रंप के माथे पे इसलिए बल पड़ा हुआ है
क्योंकि आर्मी चीफ ने कहा है कि यदि हम ईरान से लड़ाई लड़ेंगे तो हम सबसे ज्यादा नुकसान पाएंगे और हमारे कल सैनिक ही हमने मारे ये खबर जाएंगे। बताई थी, दमदार 10 में हमने ये खबर बताई थी कि किस तरह से वहां के आर्मी चीफ ने कहा था कि अगर लड़ाई होती ईरान के साथ तो हमारे बहुत सैनिक मारे जाएंगे। लेकिन बहरहाल क्या मिसाइल पर रोक लगाने जा रहा है ईरान या फिर अपने न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, ऐसा कुछ करने जा रहा है? लगता तो नहीं है, क्योंकि ईरान में सुप्रीम लीडर खामनेई को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल उन्हें मारने की कोशिश हो रही है। कोशिश ईरान के प्रतिबंधित संगठन मुजाहिदीन-ए-खल्क है, MEK के लोगों ने राष्ट्रपति परिसर, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुख्यालय और सुप्रीम लीडर के कार्यालय में घुसपैठ कर रहे थे। लेकिन IRGC की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई, जिसमें MEK के कई लोग मारे गए और 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक कोवर्ट ऑपरेशन चलाने की कोशिश हो रही है ईरान के खिलाफ। अब जैसे कि राखी सर बता ही रहे थे कि एक और बैठक होने जा रही है 27 तारीख को, जहां पर रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच बातचीत होगी और कोशिश होगी कि यह रुक जाए। लेकिन रूस की ओर से साफ कर दिया गया है कि लगभग 4 साल हो चुके हैं, लेकिन युद्ध खत्म नहीं करने जा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। रूसी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन और फ्रांस यूक्रेन को एटम बम से लैस करने की कोशिश कर रहे हैं। रूस ने कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यूक्रेन के साथ साथ फ्रांस और यूके को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो यह बड़ी खबर है। फ्रांस और ब्रिटेन की ओर से कोशिश क्या हो रहा है कि यूक्रेन को परमाणु हथियार से लैस कराया जाए। And the enemy uses all kinds of ways of using terrorist attacks. They will even stoop as low as using dirty nuclear weapons, probably knowing how it's going to end ultimately. Та ситуация, о которой только что упоминал, не получается нанести России стратегическое поражение. Никак не получается. А так хочется. Жить без этого не могут. Или полагают, что не могут. Обязательно нужно нанести поражение России. Но вот ищут любой способ, любой, хоть что-нибудь. Сами себя доведут до какой-то крайней черты, потом пожалеют. राकेश सर, यहाँ पर जिस तरह से ये खबर निकल कर आई और जिस तरह की धमकी यहाँ पर दे रहे हैं रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, क्या वाकई में अगर फ्रांस और ब्रिटेन न्यूक्लियर हथियार दे देते हैं यूक्रेन को, तो क्या ये युद्ध रुकने की संभावना है कि एक डिटरेंस बन जाए और जहां पर है वो खत्म हो जाए चीजें? मुझे लगता है 27 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है उसके लिए ये एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं और इनकी बातों से ये लगता है कि ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। कारण ये है कि इनकी गुप्तचर एजेंसी ने जो जानकारी दी है उसमें कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिला ही नहीं और ना ही इनकी तरफ से प्रस्तुत किया गया कि हमारे पास ये प्रमाण है कि ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो परमाणु बम दे रहे हैं यूक्रेन को। तो ये कुल मिला के 27 तारीख के लिए एक नया एजेंडा तैयार किया जा रहा है कि जिससे कि रसिया पे इतना दबाव न पड़े कि वो समझौते के लिए बाध्य हो जाए। ठीक, एक बार यूक्रेन के मामले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी जो बयान दिया है वो भी आपको बता देते हैं। कीर स्टारमर ने कहा है कि वो यूक्रेन को मदद देना बंद नहीं करेंगे, बल्कि मदद को और ज्यादा बढ़ा देंगे, दुगुना कर देंगे। But let's be clear, in terms of getting to that just and lasting peace, it is Putin who is standing in the way. Volodymyr Zelensky has shown willing, he's taken the lead, it is Putin who is standing in the way, and that's why we must always double down on our support for Ukraine. That means capability, it means resource, it means more sanctions, and today I'm pleased that we're announcing the biggest package since 2022 in terms of sanctions package. That's 300 energy companies, Russian energy companies that are being targeted. राहुल सर, क्योंकि हमने देखा कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध में यूरोप में अगर सबसे ज्यादा किसी ने अगर साथ दिया या फिर एक अपना स्टैंड लिया है रशिया के खिलाफ, यूक्रेन का साथ दिया, तो वो यूके है। आखिरकार यूके को क्यों लगता है कि इस युद्ध में यूक्रेन ना हारे? देखिए, इस वक्त रशिया भी बहुत दबाव में है। अगर आप इस युद्ध की बात करें तो जो है 1.25 मिलियन सोल्जर्स रशिया की इस युद्ध में मारे गए हैं, तो बहुत ज़्यादा दबाव रशिया पर भी है। ऐसे में रशिया तरह तरह की बहाने भी ढूंढ सकता है और दूसरा रूस जो है कई तरह के आरोप भी लगा सकता है कि जो है यूरोपियन जो पावर्स हैं वो हथियार दे रहे हैं, न्यूक्लियर हथियार दे रहे हैं, और इस तरह से एक और उसके पास एक जो है बनता है कि वो यूरोपियंस को दबाव में डाल सकता है।